Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is forest transformations in Java. So far as this forest transformations in Java is concerned, as we have discussed earlier, what were the conditions and what happened after the forest laws were passed in the Bastar of India. Now we are going to study one of the another point, that is Java. Java is a rice producing island in Indonesia. So far as this Java is concerned, it was mostly covered by with forests. So far as the colonial powers in Indonesia, they were the so as the India was under the illegal occupation of British during the colonial rule, and similarly Indonesia was under the control of Dutches, and they were doing the same practices so far as the forest policy is concerned as the Britishers were doing in India. Dutches, as we will see, there were many similarities in the laws so far as these forest laws are concerned, which were implemented by the Britishers in India, and similarly the Dutch were implementing in Indonesia. Java is one of the most populated state, having an estimated population of 3.4 million in 1600. There were many villages in this fertile plains, but many also were many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation. Subtopic of this forest transformation in Java is first the woodcutters of Java. The Kalangs of Java were community of skilled forest cutters and shifting cultivators. यानी जो जंगलात वहाँ पे थे जावा कल्टिवेशन जो होती जावा के इलाके में, इस इंडोनेशिया के इस इलाके में, तो वहाँ पे जो कटाई करने वाले थे वो एक स्किलर थे, उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा था इसमें, जिनको हम कहते थे कलंगस। क्या कहते थे? कलंगस। और उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा था इनको फॉरेस्टों को काटने का और फिर इसको इस ज़मीन को यूटिलाइज़ करने के लिए, कि प्लांटेशन के लिए या कल्टिवेशन के लिए। ये तो कहा जाता है कि 1755 में एक किंगडम था जिसका नाम था मताराम किंगडम ऑफ जावा जो था, ये स्प्लिट हो गया। तो इसमें क्या था कि 6000 कलंग फैमिली जो थी, दे वर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू किंगडम, यानी कि 3000 कलंग्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन किंगडम एंड 3000 कलंग्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अनदर किंगडम. Without their expertise, it was very much difficult for the king to harvest things. यहाँ पे आप हम समझ सकते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस कितनी थी। जब मतलब एक किंगडम को डिवाइड किया गया, तो उसको स्प्लिट किया गया, तो इन लोगों की जो एक स्किलर लेबर थे, जिनको हम कालंग्स कहते थे, वुड कटर्स कहते थे, इनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिवाइड किया गया, ताकि किसी किंगडम को भी किसी किस्म के जो है नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरे माहिर थे इस काम में। और इनके बगैर अगर हम हार्वेस्ट करेंगे, चाहे टीक का हो या कोई किंगडम का जो भी होगा, तो इनके बगैर कोई बादशाह का पैलेस बनाना हो या कुछ हो, तो वो इनके बगैर बहुत सा मुश्किल लग रहा था। तो इसके साथ साथ क्या किया कि डच ने जो गेन कंट्रोल किया था इस जंगलात पे 18th सेंचुरी में, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी कोशिश की थी जो कलंगस थे कि वो इनके अंडर काम करे। तो फिर क्या हुआ, 1770 में कलंगस रजिस्टर इस, लेकिन जो कलंगस थे उन्होंने इस डच के इस मूव को बिल्कुल रजिस्टर किया। तो इस तरह से एक ऐसी बगावत शुरू हुई इन डचन के खिलाफ, इन कलंगस ने स्टार्ट किया। इसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, जो इसका सब टॉपिक, दैट इज डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो थी, तो उसने क्या कहा, उसने 19th सेंचुरी में, तो उसने ये कहा कि इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल द टेरिटरी एंड नॉट जस्ट पीपल, द डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉज इन जावा। तो यहाँ पे आप खुद समझ सकते हो कि उन्होंने कहा कि हमें इस पार्ट को किसी भी हाल में कंट्रोल करना है, क्योंकि ये पार्ट जो है हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। हमें यहाँ के लोगों का नहीं सोचना है, हमें यहाँ के जंगलात के पॉलिसीज जो थे इनके बारे में सोचना है। जो वुड वहाँ पे हमने कहना कि जो वुड वहाँ पे कट किया जाता है स्पेशल पर्पस के, लाइक रिवर बोट्स बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन हाउसेस बनाने के लिए या जंगलात को अपने क्लोज प्रोविजन करने के लिए। तो विलेजर्स ने क्या किया, विलेजर्स वर
punished बाय दिस डच फॉरेस्ट पॉलिसीज़। तो क्यों क्यों पनिश किया जाता था? उनको कोई हक नहीं था वहाँ पे ग्रेजिंग करने की, कैटल्स की ग्रेजिंग करने की, ट्रांसपोर्टिंग वुड वो भी उनके लिए हक नहीं था। तो इस तरह से अगर हम वो ट्रांसपोर्ट वुड करेंगे वहाँ से विदाउट परमिशन के बगैर, उसके लिए भी उनको सज़ा था। इसके अलावा फॉरेस्ट रोड पे चलने के लिए विद हॉर्स कॉट्स या कैटल्स, वो भी इनके लिए मना किया गया था। तो जिस तरह से इंडिया में अगर देखेंगे तो इस तरह से फॉरेस्ट नीड जो थे शिप बिल्डिंग के लिए, रेलवेज़ के लिए, या हम कहेंगे और भी जो था एक सर्विस बनाए गए थे जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट सर्विस। तो इसी तरह से 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा एलोन। मिसाल के तौर पर जावा एलोन से इन रेलवे को तैयार करने के लिए 2,80,000 स्लीपर्स को एक ही टाइम पे एक्सपोर्ट किया गया, ताकि वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो काम किया जाए। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए जो लेबर्स थे उन्होंने कट किए ट्रीज़ को, ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सकें इन लॉग्स को, प्रिपेयर कर सकें स्लीपर्स को। तो डच ने क्या किया? डच इम्पोज रेंट्स ऑन द लैंड बीइंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट। उस ज़मीन जो जंगलात की ज़मीन थी जिस पे लोग कल्टिवेट कर रहे थे, उनको इस ज़मीन के लिए जो रेंट देनी पड़ती थी। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ के जो लेबर्स थे, फ्री लेबर या बेफेलोज इंडियंस के लिए, तो इस तरह से इस सारे प्रोसेस को नाम दिया गया ब्लेंडो गेनेडिज्म केनेस्टाइन सिस्टम। तो इस तरह जो है ये रैंक एग्जीबिशन की एग्जम्पशन जो है, विलेजर जो आपके थे फॉरेस्ट विलेजर्स, वो इसको कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इस रेंट को माफ़ किया जाए, क्योंकि उनको स्मॉल वेजेस मिलते थे, बहुत कम इनको मेहनत मिलती थी, मजदूरी मिलती थी, जिसकी वजह से वो इस राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड पर जो है ये इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था। तो वो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उसके बाद है एक और पॉइंट जिसको हम कहते हैं सेमिनस चैलेंज। तो इस तरह से जब ये इतना आवाज़ उनकी रेंट देने पड़ती थी इन जंगलात फॉरेस्ट लैंड को इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ से मतलब कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए या वुड कार्ट्स रोड पे चलाने के लिए उनको रिस्ट्रिक्शन थे। तो इसके लिए एक आवाज़ उठाई जिसको नाम दिया गया है सेमिनस चैलेंज। तो 1890 में क्या किया गया था? एक नाम था जिसका नाम है सोरंटको सेमिनो ऑफ रेंडोबलेंटोगो विलेज। तो इसने क्या किया? इसने स्टेट के इस ओनरशिप यानी कि जंगलातों पे स्टेट का कंट्रोल होने के खिलाफ क्वेश्चन किया। तो इसने क्या कहा स्टेट को कि वो ऐसे हवा तैयार कर रही है, वाटर अर्थ वुड जो है, तो वो उसको ओन नहीं कर सकते क्योंकि इट्स नेचुरल। तो इसने एक मूवमेंट चलाई और इस मूवमेंट में उसने क्या किया, सन इन लॉ जो था, तो उस तरह से 1907 में 3,000 फैमिली जो थी वो इस आइडियाज़ को फॉलो कर रहे थे। सेमिनिस्ट प्रोटेस्ट जो थी वो इसलिए थी कि डच कम हियर टू सर्वे व्हाइल ही रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और फाइन्स फॉर परफॉर्मिंग लेबर। तो इन जो मजदूर वहाँ पे करते थे उनको बेचारों को वो नहीं देते थे। उसके बाद जो है वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ तो वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा जंगलातों पे। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो वर्किंग प्लान जो थे उस वक्त थे कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो थे उनने बहुत सारे दरख्तों को कट किया ताकि ब्रिटिशर जो थे उनकी जो जंग की जो ज़रूरतें थे वो पूरी की जाए। इसी तरह से जावा में जो थे कि जो जापानीज थे वो उसको ऑक्यूपाई करने जा रहे थे, तो डच ने क्या किया, उन्होंने भी ऐसी पॉलिसी इख्तियार की। तो उन्होंने उन एरियाज़ को बिल्कुल खाली कराया। तो इस तरह से जापानी जो था उन्होंने इस फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करके उन पे जो ऊन वार इंडस्ट्री जो उसको मतलब अपने लिए इस्तेमाल किया। तो फोर्सिंग द फॉरेस्ट विलेजर्स तो इन जंगलों को कट करने के लिए। तो इस तरह से विलेजर्स जो थी उसने अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया और कल्टिवेशन जो है उस एरिया को बढ़ाया। तो इस तरह से जब ये वार ख़त्म हुए तो इंडियन नेशनल फॉरेस्ट सर्विस जो है उनको बहुत मुश्किल हुई कि वो इस लैंड को वापस ला सकेंगे। इस तरह से इंडिया के जो थे पीपल जो थे उनको एग्रीकल्चर लैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिज़ायर टू कंट्रोल द लैंड जो है वो लोगों ने इसको कोशिश की कि वो लोग इससे दूर लोगों को इससे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन लोग इससे दूर ना रख सके। तो इसके बाद क्या हुआ कि न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। अब जब हम आज़ाद हुए वर्ल्ड वार के बाद तो एक नए नए सिस्टम को आगाज़ किया गया। तो गवर्नमेंट जो थी 1980s में अक्रॉस एशिया हो या अफ्रीका, उन्होंने एक साइंट फॉरेस्ट्री जो है एक पॉलिसी स्टार्ट की जिसको हम फॉरेस्ट कम्युनिटी जो थे उनको जंगलों से दूर रखने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे फसादात जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है
उनका आगाज़ हुआ। तो फिर क्या हुआ कि जंगलातों की जो मतलब हम कंजर्वेशन करेंगे, उनका बचाव जो हम करेंगे वो बहुत ही मुश्किल हुआ। कलेक्टिंग टिम्बर जो था वो दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक इम्पॉर्टेंट गोल था, तो गवर्नमेंट जो थी तो उसने इन गोलों को हासिल करने के लिए लोग जो वहाँ पे रहते थे उनको इसमें इन्वॉल्व किया। इस तरह से थ्रू आउट इंडिया जो था, फ्राम मिज़ोरम टू केरला, जो डेनिस फॉरेस्टर्स थे वो अब उनको उसी तरीके से रखा गया। तो क्योंकि विलेजर्स जो थे विलेजर्स वहाँ पे थे, उन्होंने इन जंगलों की बहुत हिफाजत की और इस तरह से उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो जंगल घने जंगल थे उनको सर्वाइव करने के लिए लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, जिनको हम कहते हैं ग्रोव्स जो है, जिनको हम कहते हैं सरनास, दवार, कौदा या कैन या राय जो था। इसी तरह से बहुत ज़्यादा गांव जो थे जिनके अपने जंगल जो है थे बिल्कुल अपने नज़दीक के जंगल थे, उन्होंने इसमें अपने लिए हाउस होल्डिंग जो था उन चीज़ों को हासिल किया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड की तरह उन जंगलों को बिल्कुल अच्छी नज़र से रखा और बिल्कुल मिसाल के तौर पर प्रोटेक्ट रखा। इस तरह से जो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी या एनवायरमेंटलिस्ट बॉडी जो थी वो इस फार्म की जो मैनेजमेंट थी इन फॉरेस्टिंग की, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचते थे, जिसकी वजह से आज जो हिंदुस्तान में है वो फॉरेस्ट जो थे वो बहुत ही महफूज तरीके से रखा गया। तो ये तो थी कि फॉरेस्ट पॉलिसी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इस चैप्टर का जो था ये हमने इख्तिताम किया, और जो आगे हम करेंगे वो इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस भी आपको सिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वो इसका हम आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए खुदा।